हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। भारत सामान्य अध्ययन के तहत आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का जनसंख्या परिप्रेक्ष्य। विभिन्न संदर्भों में हम भारत की जनसंख्या को देखेंगे, जैसे लिंगानुपात कैसा है, शिक्षा का स्तर क्या है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या क्या है, इस प्रकार। तो जनसंख्या का जो पता है वो चलता है जनगणना के द्वारा। तो जनगणना का एक संक्षिप्त इतिहास हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम जनगणना जो है, सर्वप्रथम जनगणना 1872 में की गई थी, अंग्रेजी शासन काल में, जब जो तत्कालीन वायसरायज जो थे वो थे लॉर्ड मेयो। और भारत की जो संपूर्ण जनगणना है, यानी संपूर्ण भारत की संपूर्ण जनगणना करवाई गई थी 1881 में। और तब से लेकर प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाती है। तो जो 1872 की जनगणना थी वो पहली जनगणना थी। 1881 की जो जनगणना है वो सेकंड जनगणना है। इस हिसाब से अगर देखें तो लास्ट जनगणना जो हुई थी 2011 की जनगणना, 2011 वो जो थी 15वीं नंबर की जनगणना थी। - 2021 में जो है जनगणना होनी है। 2021 चल रहा है और कोविड के कारण जो है ये विलंब की स्थिति में है। तो अभी हम जो डेटा देख रहे हैं वो 2011 का डेटा देखेंगे। उसके बाद जो है भारत की जो सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय है वो 2020 का एक मैन एंड वुमन करके रिपोर्ट जारी की है। उसमें 2021 की जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया गया है, वो हम देख लेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 121 करोड़, 1,21,21,90,000, 1,90,000, कुछ ऐसा डेटा है, मोटा मोटी ले रहा हूं मैं। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या। इस जनसंख्या में से जो 62.31 करोड़ जनसंख्या है वो है पुरुषों की, और इसमें से 58.74 करोड़ जनसंख्या है महिलाओं की। आगे से हम पुरुष को मेल लिखेंगे M और महिलाओं को लिखेंगे फीमेल F। लिखने में आसानी होगी, समय की बचत होगी। तो 121 करोड़ जनसंख्या में 62.31 करोड़ पुरुष, 58.74 करोड़ जो है महिलाएं। इस हिसाब से अगर हम निकालें तो जो लिंगानुपात होता है, लिंगानुपात निकाला जाता है प्रति 1000 पुरुष पर, यानी 1000 पुरुष के पीछे कितनी महिलाएं हैं वो कहलाता है लिंगानुपात। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात था 943 था। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ये नहीं होगा। तो ये भारत के लिंगानुपात की बात हो रही है। अब थोड़े से हम देख लेते हैं कि भारत के जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें क्या स्थिति थी। तो केरल जो है लिंगानुपात के मामले में सबसे बढ़िया राज्य था। वहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 1084 महिलाएं थीं। और राज्यों में जो लास्ट स्थान था वो था हरियाणा का।
हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे केवल 877 महिलाएं थी। छत्तीसगढ़ का स्थान, चूँकि हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ का आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी वो थी 991। ये हो गई स्टेट्स की बात। अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यानी संघ शासित प्रदेशों की बात करें, तो यूटीज़ में सबसे पहला स्थान था पुदुचेरी का। वहाँ पर ये था 1038, 1000 पुरुषों के पीछे 1038 महिलाएं। और चंडीगढ़ की हालत जो है सबसे ख़राब थी। चंडीगढ़, क्योंकि हरियाणा से लगा हुआ ही है, यहाँ था ये 818। ये हो गई लिंगानुपात की बात। अगर इस जनसंख्या में 121 करोड़ की जनसंख्या में हम देखें तो 949 68.88 करोड़ जो है जनसंख्या वो ग्रामीण जनसंख्या है, क्योंकि ग्राम प्रधान है हमारा देश जो है। और इसमें से 31.12 करोड़ जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या। तो 2011 में हम क्या देखते हैं कि लगभग 57% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती थी। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 943 जो लिंगानुपात है, नेशनल लिंगानुपात, इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की हालत अच्छी है। यानी अगर हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात करें तो 949 है ये, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 929 ही है। तो ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में जो है लिंगानुपात की स्थिति भी शहरी क्षेत्रों से अच्छी है। ये हमें 2011 की जनसंख्या से देखने को मिलता है। लिंगानुपात के बाद हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि दिए हुए इकाई क्षेत्र में, जो क्षेत्र दिया गया है इकाई क्षेत्र, उसमें कितने लोग निवास करते हैं। तो ये सामान्यतः देखा जाता है कि 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्गाकार क्षेत्र आप ले लीजिए जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्र में 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े वर्गाकार क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व 2011 में था वो था 382। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था, अगर राज्यों की बात करें तो बिहार में। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर पे 1102 व्यक्ति। सबसे कम जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व था अरुणाचल प्रदेश में। प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ केवल 17 व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये है 189। यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है दिल्ली में 11,297 व्यक्ति, और सबसे कम जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कितने? 46। जनसंख्या घनत्व के बाद देख लेते हैं हम दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का जो जन्म हो रहा है, उसमें दशक में 10 साल में कितनी वृद्धि देखी गई। 10 साल में मतलब लास्ट जनसंख्या हुई थी 2001 में, तो 2001 से 2011 के बीच में 10 साल में जनसंख्या वृद्धि की दर क्या देखी गई वो कहलाती है दशकीय वृद्धि। तो दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करें भारत की, तो
तो भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि की दर थी 2011 में 17.77%। राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पर था मेघालय 27.82% के साथ, और सबसे लास्ट नंबर पर था इसमें नागालैंड 0.47। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की 10 की वृद्धि थी 22.7%। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में पहले नंबर पर था दादरा एंड नगर हवेली 46%। माफ करिए 55.5%। और सबसे कम जो था वो था लक्षद्वीप का 6.23%। इसके बाद हम देखते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता की अगर हम बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर जो थी भारत में 2011 जनसंख्या में वो थी 73%। इसमें से 80.09% जो साक्षरता है वो पुरुषों की है, मेल की, और 64.60% जो साक्षरता है वो है फीमेल्स की। राज्यों में अगर हम देखें तो केरल की स्थिति सबसे बढ़िया थी। केरल में साक्षरता दर थी 93.91%। सबसे बुरी स्थिति बिहार राज्य की थी, यहाँ यह था मात्र 63.82%। यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में लक्षद्वीप जो है पहले नंबर पर था 92.28% लिटरेसी रेट साक्षरता के साथ, और सबसे अंतिम स्थान में था दादरा एंड नागर हवेली 77.15%। ये तो ही 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जैसा कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि भारत सरकार की सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय जो है इसके द्वारा मैन एंड वुमेन इन इंडिया करके मैन एंड वुमेन इन इंडिया 2020 करके एक रिपोर्ट दी गई है। किसके द्वारा? सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मैन एंड वुमेन इन इंडिया 2020 करके एक रिपोर्ट दी गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या 136 करोड़ रहने का अनुमान है। 2011 में हम क्या देख रहे थे? 121 करोड़। तो लगभग 15 करोड़ जनसंख्या जो है बढ़ जाने का अनुमान है 10 साल में। इसमें 136 करोड़ में से पुरुष जनसंख्या जो होगी वो 69.90 करोड़, ये होंगे मेल, और 66.24 करोड़ जो रहेंगी
वो होंगी फीमेल। इसके हिसाब से फिर जो लिंगानुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 947। 2011 में ये 943 था, यानी कि लिंगानुपात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अच्छी खबर है। 2000 मेन एंड वुमेन इंडिया इन इंडिया 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ जो डेटा लिए गए हैं वो 2018 के डेटा लिए गए हैं इस रिपोर्ट में। तो अगर 2018 के इस डेटा पर हम जन्म दर की बात करें, 2018 का डेटा है, इस पर हम जन्म दर की अगर बात करें तो 2018 में जो जन्म दर देखी गई थी भारत की वो थी 20 प्रति हजार, 20 व्यक्तियों का, 20 नए व्यक्तियों का जन्म। और इसमें भी फिर अगर राज्यों की स्थिति देखें तो बिहार पहले नंबर पर था जन्म दर में 26.2% के साथ, 26.2 के साथ। और अंतिम स्थान पे था, माफ कीजिएगा, दूसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश 25.6। और इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ जो आता है, छत्तीसगढ़ में जन्म दर जो है वो 22.5 देखी गई थी। मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो शिशु मृत्यु दर, ये सभी 2018 के डेटा हैं। शिशु मृत्यु दर जो है वो देखी गई भारत में 32, यानी प्रति हजार जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 32 बच्चों की जो है मृत्यु हो जाती है बचपन में ही, शिशु काल में ही, शैशव काल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। और मातृ मृत्यु दर अगर हम देखें तो ये है 113। ध्यान देंगे जनगणना में जो भी चीज़ें हम बात करते हैं, जो दरों की बात करते हैं, वो प्रति हजार बात करते हैं, प्रति 100 बात नहीं करते हैं। तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में 32 शिशुओं की मौत हो जा रही है शैशव काल में ही। मातृ मृत्यु दर तो प्रसव के दौरान जो है 113 माताएं जो हैं हजार में से वो उनकी डेथ हो जा रही है। जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें, जीवन प्रत्याशा क्या चीज है कि मतलब एक व्यक्ति की एवरेज उम्र क्या है, औसत उम्र क्या है, कितने उम्र वो जी सकता है। ये अलग अलग देशों में अलग अलग है। तो भारत में जो ये है औसत उम्र या जीवन प्रत्याशा जो है वो है 70 साल की। ये कुछ डेटा हमने तो 2011 की जनगणना और उसके बाद सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के जो रिपोर्ट थे उसके आधार पर देखे। जो जनसंख्या है या फिर जो पॉपुलेशन है वो कैसे सरवाइव कर रही है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारें कैसे काम कर रही हैं और उनकी जो है स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अलग अलग जो स्वतंत्र इकाइयां हैं वो ग्लोबली यानी वैश्विक तौर पर कुछ इंडेक्स जारी करती हैं, कुछ इंडाइसेस जारी करती हैं। उससे हमें पता चलता है कि देशों की जो स्थिति है वो कैसी है, कहाँ पर है, कौन से स्थान पर वो हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्सेस हम देख लेते हैं। तो ये जो इंडेक्स हैं वो दुनिया की अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां जो हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जारी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हर इंडेक्स में लगभग जो है 150 या 150 से अधिक देश जो हैं शामिल किए जाते हैं।
यानी जब ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जब इनका अध्ययन किया जाता है, तो लगभग 150 से अधिक देश जो हैं अमूमन शामिल किए जाते हैं। वैसे 200 से अधिक है देशों की संख्या पूरे विश्व में। तो हम देखेंगे कि हमारे देश का यानी भारत का उसमें स्थान कहाँ कहाँ पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान है। ये डेटा हम देख रहे हैं दिसंबर 2020 का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ये बताता है कि किसी देश में जो है वहाँ के जो लोग हैं वो कितने डेवलप हैं, उनका अलग आर्थिक सामाजिक क्षेत्र से डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो उसमें 129वां नंबर। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है 113वां। यानी हमसे 112 देश ऐसे हैं जहां पर बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बेहतर देखा गया है या हो रहा है। फिर हम देखते हैं करप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में जो है कहाँ पर हम ठहरते हैं। तो इसको जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करती है, इसलिए इसको अपन उसी नाम से जानेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कितनी है। 2014 में जब सरकार गवर्नमेंट में आई थी मोदी सरकार, तो इसी नारे को लेकर आई थी कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सरकार कहाँ खर्चा कर रही है, कैसे खर्चा कर रही है, इसका जो ब्यौरा है लोगों को अवेलेबल रहेगा, पारदर्शिता रहेगी। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है 80वां। अगर डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें, यानी लोकतंत्र की बात करें, क्योंकि हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भारत का स्थान है 51वां। हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें, भूखमरी में जो है देश का क्या स्थान है। तो इसमें हमारा स्थान है 94th। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी भारत में बिजनेस करना कितना आसान होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का स्थान है 63वां। यानी यहाँ व्यापार करना भी आसान नहीं है। और सबसे लास्ट में हम ले रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, लोग खुश कितने हैं। तो इसमें भी हमारा स्थान है 144वां। यानी 143 देश ऐसे हैं जहाँ पे लोग जो हैं इस देश के लोगों से ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। ये कुछ इंडेक्सेस हैं जो बताते हैं कि ग्लोबली यानी पूरे विश्व के संदर्भ में हमारा स्थान कहाँ पर है, किन किन संदर्भों में। तो ये हमने देखे भारत के जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डेटा, इन्हें आप याद रखिए। अगला हम देखते हैं भारत में आर्थिक नियोजन या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो आर्थिक नियोजन का ही पार्ट हैं। आर्थिक नियोजन का बहुत सिंपल अर्थ है कि भारत किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको नियोजित कैसे किया जाए, इकोनॉमी को जो है प्लान्ड कैसे किया जाए, तो वो कहलाता है आर्थिक नियोजन। अर्थशास्त्र पहले भी चल रहा था, लोग जो हैं लेन देन पहले भी कर रहे थे, मुद्रा का विनिमय जो है पहले भी चल रहा था, व्यापार भी पहले से चल रहा था, पर उसकी प्लानिंग कैसे की जाए इसके लिए आर्थिक नियोजन की शुरुआत की गई। तो इसका एक संक्षेप इतिहास हम देख लेते हैं। आर्थिक नियोजन की शुरुआत जो है भारत में होती है 1934 से। 1934 से जब सर एम विश्वेश्वरैया ने जब 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी
का कॉन्सेप्ट दिया। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े समय में जो है इस दिशा में अनेक प्रयास होते गए। जैसे 1938 में 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आईएनसी ने नेशनल प्लानिंग कमीशन का सुझाव दिया। फिर 1944 में 8 जो बड़े उद्योगपति थे देश के, उन्होंने बॉम्बे प्लान दिया। ये सारे के सारे जो है योजनाएं हैं, प्लान है कि इकोनॉमी को जो है नियोजित कैसे की जा सके। 1950 में जेपी नारायण ने, जयप्रकाश नारायण, सर्वोदय योजना लेकर आए। फिर 1954 में 1954 में एम.एन. रॉय ये लेकर आए पीपल्स प्लान। सारे के सारे प्लान जो हैं आर्थिक नियोजन से रिलेटेड, उनका नाम अलग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। और फाइनली 1952 में 1952 में जो है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग ने 1951 से लेके 2017 तक 51 से लेके 2017 के बीच के लिए 12 योजनाएं प्रस्तुत की। लेकिन 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुआ तो 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का जो है नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इस हिसाब से योजना आयोग जो है वास्तव में 1952 से 2014 तक ही चल पाया। 1 जनवरी 2015 से उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया। नीति का फुल फॉर्म याद रखेंगे। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, बाय डिफॉल्ट जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम जो हैं। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, संघ शासित प्रदेश जो हैं, यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल, क्योंकि वहाँ पे शासन होता है उपराज्यपाल के द्वारा। इसके अलावा जो है 11 और पूर्णकालिक और सलाहकार सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से काम किया हुआ है। अभी अच्छा, नीति आयोग के सीईओ इंपॉर्टेंट हैं। नीति आयोग के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो हैं अमिताभ कांत।
तो ये हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी कि आर्थिक नियोजन जो है किस किस तरीके से नीति आयोग तक पहुंची है। अब 1951 से 2017 के बीच जो 12 योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं योजना आयोग के द्वारा, जिन्हें हम पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान कहते हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1951 से 1956 के लिए। लक्ष्य क्या था, यानी इस पंचवर्षीय योजनाओं के लिए, इन 5 ईयर प्लान के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो इस दौरान जो है ऊर्जा यानी एनर्जी, बांध, सिंचाई और आईआईटीज, जो आईआईटीज अब हम आज देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, उनकी जो जड़ें रखी गई थी वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान रखी गई थी। तो ये सब जो हैं लक्ष्य में रखे गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो बेस्ड है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। इम्पॉर्टेंट है हेराल्ड डोमर मॉडल। इस मॉडल के बारे में अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इस आर्थिक मॉडल पर जो है, इस प्लानिंग के मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी और उसके लक्ष्य थे ऊर्जा, बांध, सिंचाई, आईआईटी। दूसरी पंचवर्षीय योजना ये लागू की गई थी 1956 से 1961 तक के लिए। 5-5 साल का ऐसा टर्म लेते जाइए, 5-5 साल का। और इस दौरान जो लक्ष्य रखे गए वो औद्योगिक विकास का रखा गया। औद्योगिक विकास, अब औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों की स्थापना जरूरी है। इसी दौरान जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट, जो कि छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला, इन स्टील प्लांट्स की जो है नींव रखी गई। दूसरे जो पंचवर्षीय मॉडल है इसको कई बार जो है भौतिकवादी योजना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर जो है, फिजिकल कंस्ट्रक्शन पर, उद्योग पर जो है ज़्यादा ध्यान दिए गए, तो इसलिए इसको जो है भौतिकवादी योजना भी कहा जाता है। अगर पूछ दे तो भौतिकवादी योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1961 से 1966 के लिए। कृषि और गेहूं उत्पादन, कृषि गेहूं उत्पादन में वृद्धि, इसके जो है लक्ष्य थे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि 1962 में, 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध छिड़ गया, इंडो चाइना वार, भारत पाक युद्ध, माफ कीजिएगा, भारत चीन युद्ध हुआ। कुछ साल बाद ही 1965 में फिर हमें यानी भारत को पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ गया। देश जो है इस समय अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने, यानी
खाद्यान्न के मामले में जो है आत्मनिर्भर होने की दिशा में काम कर रहा था, और उसी समय दो दो युद्ध उसे झेलने पड़ गए। जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होता है तो सरकार के जितने भी खर्चे हैं वो युद्ध की तरफ चले जाते हैं, और जो योजनाएं होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। इस कारण से जो है इन दो दो बड़े युद्धों के कारण तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो विफल हुई। तो सबसे विफल पंचवर्षीय योजना है ये तीसरी। अब इसके कारण क्या है, सरकार को अपना ध्यान कृषि से हटाकर रक्षा क्षेत्र की ओर ज्यादा देना पड़ गया। तो इसके बाद जो है 66 से लेके 69 के बीच में, यानी 1966 से 1969 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई गई। इसे हम कहते हैं, ये जो 3 साल का कार्यकाल है इसे हम कहते हैं प्लान हॉलिडे, या हिंदी में कहते हैं योजना अवकाश। इस दौरान जो है 1 वर्षीय प्लान लाए गए, लेकिन कोई 5 वर्षीय योजना जो है प्रस्तुत नहीं की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई 1969 से 1974 के लिए। फोकस किस में था? हरित क्रांति। ध्यान देंगे इसी दौरान जो है बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आम जन तक जो है या सरकारी योजनाओं की जो है लोगों तक पहुंच के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये हम देख चुके हैं। और इसी दौरान 1969 से 1974 जो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसी दौरान जो है 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध हुआ पाकिस्तान से। बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, भारत को भी इसमें भाग लेना पड़ा। 1971 के दौरान ही जो है उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा। फिर हम देखते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 के बीच। लक्ष्य क्या था? रोजगार, गरीबी उन्मूलन, और आर्थिक असमानता को दूर करना। उन्नीस 1980 से 85 के बीच में 6वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के ऊपर था, और यही वो समय था 6वीं पंचवर्षीय योजना जब जो है आर्थिक उदारीकरण जो है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत यहीं से होती है। आर्थिक उदारीकरण। इसका क्या मतलब है?
संक्षेप में समझिए। तो अर्थव्यवस्था में पहले जो भी उत्पादन और वितरण होता था उस पर सरकार का नियंत्रण होता था। सरकार अगर सीधे सीधे नियंत्रण नहीं भी करती थी तो लाइसेंस के माध्यम से, यानी कि जिसको हम कहते हैं लाइसेंसी राज, तो सरकार हालांकि अभी भी काम करती है, बहुत सारे क्षेत्रों में कुछ काम करना है, यदि आपको उद्योग धंधे स्थापित करना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन उस समय जो है लाइसेंस लेना और सरकार का फिर जो है उस पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण होता था। तो उत्पादन और वितरण पर सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। उसमें ढील देने की शुरुआत जो है वो 6वीं पंचवर्षीय योजना से चालू की गई। उसके बाद ही जो है फिर जो निजी क्षेत्र हैं, यानी प्राइवेट जो कॉरपोरेशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका बाजार में जो है एंट्री चालू होता है। तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 6वीं पंचवर्षीय योजना से। परिवार नियोजन पर ध्यान दिया गया। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण पर। और ये जो 6वीं पंचवर्षीय योजना है वो वास्तव में 2 बार तैयार हुई थी। ये जो है 2 बार तैयार हुई थी, क्योंकि इस बीच जो है सरकारें बदली हैं। पहली तो जो है जनता सरकार, जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके द्वारा, और बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई फिर से, उसके द्वारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 सरकारों के द्वारा तैयार की गई थी? 6वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण को जो है असली जामा पहनाया गया। ये थी 1985 से 90 के बीच की योजना। इसके लक्ष्य क्या थे? ऊर्जा का उत्पादन, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, आठवीं पंचवर्षीय योजना लागू रही 1992 से 1997 तक। ये जो 2 साल का गैप देखते हैं 89-91 के बीच जो है वो आर्थिक अस्थिरता का दौर था। देश जो है, पूरा देश जो है आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा था। और उसी समय 1991 में जो है भारत के जो मार्केट हैं उनके रास्ते दुनिया के लिए खोल दिए गए थे। तो जो उदारीकरण थी वो बाजार का, जो आर्थिक उदारीकरण जो था उसके लिए तत्कालीन जो वित्त मंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको याद किया जाता है, क्योंकि जिस समय पूरी दुनिया जो है आर्थिक अस्थिरता से गुजर रही थी उस समय देश को संभालने का जो काम उन्होंने किया था आर्थिक उदारीकरण के रास्ते, वो महत्वपूर्ण है। इतिहास में वो जो है हमेशा उल्लेखनीय रहेगा। तो 1992 से 97 के बीच में 8वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई और प्रमुख जो क्षेत्र थे इसके लिए वो थे आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण, यानी भारत के जो बाजार हैं उसके रास्ते पूरी दुनिया के लिए खोल देना, और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख लक्ष्य रहे। 8वीं पंचवर्षीय योजना को सबसे सफल पंचवर्षीय योजना भी मानी जाती है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना सबसे विफल थी और ये जो है सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है 8वीं। उन्नीस से 2002 के बीच में है जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। 97 से 2002। लक्ष्य थे मानव विकास, औद्योगिकीकरण,
रोजगार और आत्मनिर्भरता। फिर 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई। लक्ष्य थे साक्षरता, गरीबी उन्मूलन, और जीडीपी में 8% की वृद्धि प्राप्त करना। 2007 से 2012 के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई। लक्ष्य रखे गए समावेशी विकास, समावेशी विकास का मतलब होता है बहुत सारे आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के विकासों का समावेश। तो जैसे इसमें क्वालिटी लाइफ है, जीवन स्तर में सुधार है, फिर शिक्षा, हायर एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है, और इसके अलावा जो आपके इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ है, ये सब इसमें शामिल है। और अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2012 से 2017 तक के लिए थी, लेकिन चूंकि 2015 में ही, जनवरी 2015 में ही इसका स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया, तो ये चला 2014 तक ही। इस दौरान इसका लक्ष्य था तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास। तीव्र, सतत एवं समावेशी विकास। तो हम क्या देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो है भारत के आर्थिक नियोजन में लगभग 50 से अधिक वर्षों तक जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका स्थान हालांकि नीति आयोग ने ले लिया है, लेकिन नाम भले परिवर्तित हुआ हो, कमोबेश उसका भी जो कार्य है इसी प्रकार की नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना ही है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो प्लानिंग कमीशन था वो अभी भी नीति आयोग के नाम से जारी है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।